अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और आज का हमारा लेक्चर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्योंकि इसके अलावा जो है किसी और बुक में इतना कॉन्साइज नहीं दिया गया जो कि हमारे रेलेवेंट हो, और ये कंप्लीट चैप्टर है इस वीडियो में। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो 4 हैं। ये आपस में ओवरलैप भी करते हैं। इनकी डिटेल हम देखते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या? स्टडी ऑफ सोर्सेज, केमिकल रिएक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज, केमिकल रिएक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और उनके इफेक्ट, इनको स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये बेसिकली एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी इंजीनियरिंग सारे जो है इन्वॉल्व हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के 4 जो हैं पार्ट्स हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। पहले 10 जीरो से, जहां हम अर्थ जिस सरफेस पे रहते हैं, इस सरफेस से लेके 0 किलोमीटर से अबव जो है हमारे ऊपर जो है 10 से 12 किलोमीटर तक, 0 to 12 किलोमीटर, कुछ बुक्स में 15 गिवन है, लेकिन ये 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। 12 से 48 तक जो है ये स्ट्रेटोस्फियर है। उसके बाद जो है 85 तक मीजोस्फियर है और उसके बाद 120 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर है। इसके बाद जो है वो है एक्सोस्फियर, जिसे हम स्पेस कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर का बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे टेम्परेचर है अराउंड अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम एवरेज टेम्परेचर कहते हैं। ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। जहाँ पे ट्रोपोपाज है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो हम लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, वहां पे टेम्परेचर -60 के करीब है। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो फिर जो है वो ज्यादा हो रहा है, -60 से -20 है। उसे फिर ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर फिर कम हो रहा है, -80 के करीब, और उसके बाद जो है टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता रहता है। ये है कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो है एयर वगैरह जो है वो मूव करती रहती है। ऊपर जाते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं वहां पे एयर मूव नहीं करती। इस तरह के रीजंस हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। The layer of gases surrounding the earth is called atmosphere, जिसमें नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैसेस हैं, बाकी जो हैं वो माइनर हैं। Its thickness is about 1000 किलोमीटर above the earth और half of its mass is concentrated in 5.6 किलोमीटर, लोअर 5.6 किलोमीटर, क्योंकि जहां ज्यादातर गैसेस वगैरह यहाँ पे ही हैं। These gases absorb most of the cosmic rays and major portion of harmful electromagnetic radiation from the sun. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर नेम से होता है हाइड्रो, वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी है। ऑल वाटर बॉडीज, ओशंस, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स एटसेट्रा, ये हाइड्रोस्फीयर इसे कहेंगे। ओशंस कंटेन 97% ऑफ अर्थ। इनमें से ये वैल्यूज गिवन है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है इसलिए, लेकिन वो ओशन वाटर जो है वो अनएबल है, अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर ह्यूमन यूज, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। टोटल में से 97% तो ओशन वाटर है। उसके बाद जो है 2% वाटर जो है वो जो है आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो जस्ट 1% है टोटल अर्थ वाटर जो फ्रेश वाटर है, जो यूज किया जा सकता है। सरफेस वाटर, रिवर, लेक, स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर, इस 1% में है। यानी कि ये टोटल वाटर जो यूज कर सकते हैं, इसका 69% एग्रीकल्चर है, 23% इंडस्ट्रियल है और डोमेस्टिक पर्पस जस्ट 8 है। लिथोस्फीयर थर्ड कंपोनेंट है। लिथोस्फीयर रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो अर्थ का है, अप टू डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। उससे अंदर वाले मांटल और कोर हैं जो हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ हैं, जमीन के, जो जमीन स्फीयर ही है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फीयर है ये।
99.5% mass of lithosphere is made up of 11 elements: oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium। इसमें से एल्यूमिनियम के अलावा पहले चारों एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक मास जो है 4 का मल्टीपल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और कुछ बाकी ट्रेसेस हैं। अब बायोस्फीयर कोई अलग से फोर्थ कंपोनेंट बेसिकली नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर का मतलब है लिविंग, जहां पे थिंग्स रहती हो, लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ हो सकती हो। तब लाइफ एटमॉस्फेयर में भी हो सकती है, हाइड्रोस्फीयर वाटर में भी हो सकती है, वाटर रिलेटेड में, और लिथोस्फीयर सॉइल में भी हो सकती है। तो बेसिकली पहले तीनों कंपोनेंट्स का जो कॉमन पोर्शन होगा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो है छोटा कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज इकोस्फीयर। रीजन ऑफ अर्थ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ: लोअर एटमॉस्फेयर, ओशंस, ये हाइड्रोस्फीयर हो गए, और फिर सॉलिड, सॉइल और सेडिमेंट्स। इकोसिस्टम क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। पोल्यूटेंट क्या है? यानी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच, बेसिकली दुनिया की हर चीज केमिकल्स है, तो हम कहते हैं कोई भी सब्सटेंस विच एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। With population, urbanization, industrialization, transportation, environmental pollution is spreading day by day in almost every city of the world. फर्स्ट देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर में डेफिनेट बात है गैसेस ही रह सकती हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस इवॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स सच एज सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हम आगे देखते हैं, फ्लोरीन के कंपाउंड्स या रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं। दीज जो डायरेक्टली इवॉल्व होते हैं, डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो हमने एग्जांपल ऊपर देख ली। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जो कि खुद पोल्यूटेंट है, जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, तो हम उन सब्सटेंस को कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह से जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से इनफैक्ट कार्बोनिक एसिड वगैरह बन सकता है, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन में सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, कलरलेस, ऑडरलेस और टॉक्सिक गैस है, 3 टाइम हैवियर देन एयर, इट इज वाटर सोल्यूबल। सोर्स क्या है इसका? नेचुरल सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन, जहां पे आतिशफशां पहाड़ फटते हैं, वहां पे हीट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो मैटर बर्न होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। नेचुरल गैस एमिशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ह्यूमन एक्टिविटीज में फ्यूल बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे एक्सेस एयर नहीं हो सकती उतनी जितनी की पॉसिबल होनी चाहिए, तो 75% वो है, और दूसरी बाकी जो बर्निंग है किसी भी टाइप की, वो भी इसका सोर्स है। इफेक्ट्स क्या हैं इसके? इट का सफोकेशन, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, और जो है पॉइजनिंग क्रिएट करती है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में बाइंड होके पूरे बॉडी तक जो है वो डिलीवर की जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा बाइंड कर लेगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन के लिए स्पेस नहीं बचेगी, इसलिए जो है एक हम कह सकते हैं ये पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसको ट्रीट किया जाता है कि अगर जो है उस पेशेंट को खुली हवा में रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो सांस के जरिए अंदर जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जो है वो कम की जा सकती है। इसका एक्सपोजर है हेडेक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस और इवेंचुअली डेथ। याद रखेंगे हेडेक, फटीग, ये तकरीबन हर एक जो है पोल्यूटेंट का जो है इफेक्ट यही हो। नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हम लिखते हैं एनऑक्स लिखते हैं, एक्स का मतलब है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसा नीचे है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड एक है, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको नॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल सोर्स बैक्टीरियल एक्शन है, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज में फ्यूल हैं सारे, गैसोलीन, पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, मीथेन या कोई दूसरे फ्यूल जो हैं। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ये इक्वेशन है हमारी सिंपल। फर्दर जो है
ऑक्सीडेशन इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉर्मली डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। जो याद रखने वाली बात है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टाइम 4 और 3 डेज होता है रिस्पेक्टिवली। NO का 4 डेज। फोटोकेमिकल रिएक्शन में नॉक्स जो है एसरट्रेन जिसे हम कहते हैं HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एसरट्रेन या एसर डस्ट के जरिए एसर डेपोजिशन। नेक्स्ट इज सल्फर ऑक्साइड्स। बड़ा सोर्स जो है वो वॉल्केनोज हैं, आतिफिशां पहाड़ जहां पे हैं 67%। उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग गैसेस जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज में जो है कोल है, क्रूड ऑयल है, उनमें सल्फर के कंपाउंड्स होंगे। जब बर्न होगा सल्फर डाइऑक्साइड और उसकी ऑक्सीडेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये दोनों गैसेस पंजेंट ऑर्डर है, इरिटेटिंग है, सफोकेटिंग है। एटमॉस्फेयर में सल्फेट एरोसोल बनाते हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कुछ ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो भी हाइड्रोकार्बन, जैसा कि पैडी फील्ड, चावल की फसल होती है, जो चावल के जो कह लें धान की फसल जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये इसमें पानी खड़ा रहता है नॉर्मली, वो मार्शी प्लेस जिस तरह बन जाती है, एक दलदली इलाका जिस तरह होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन की जाए बैक्टीरिया यूज करके वाटर सेडिमेंट्स और सॉइल्स में, और इसमें भी मीथेन हैज अ रेजिडेंस टाइम ऑफ 3 to 7 years इन एटमॉस्फेयर। और ह्यूमन एक्टिविटीज में ऑटोमोबाइल्स जो हैं, पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर्स, ये सारी जो हैं हाइड्रोकार्बन्स का सोर्स। एसर रेन या एसर डेपोजिशन, इस पे अलग से पूरा लेक्चर जो है रिकॉर्डेड जो है इस चैनल पे मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। एसर डेपोजिशन का मतलब है एसर रेन वेट हो या किसी सॉलिड फॉर्म में ड्राई हो। नॉर्मली रेन वाटर की पीएच याद रखिएगा 5.6 होती है, इससे कम होगी 5.6 से कम होगी या 5 से कम होगी तो वो ट्रूली एसिडिक होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, रेन, स्नो, फॉग और या ड्राई एसर डेपोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर से कार्बोनिक एसिड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इस तरह नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड भी बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन में HCl वगैरह रिलीज होती है जो कि टेम्परेरी एसिड रेन से है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल से बहुत से मेटल्स लीच आउट होते हैं, मिनरल से निकलते हैं, अपने कंपाउंड से मेटल्स आयन अलग हो जाते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरकरी, लेड, कैल्शियम है। ये हैवी मेटल्स फिश जो हैं उनके गिल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। उन फिश को जब ह्यूमन और इंसान और सॉरी बर्ड्स जो हैं जब खाते हैं तो उनके भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल लीचेस न्यूट्रिएंट्स और लीव्स और प्लांट्स उनमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं, फॉरेस्ट में से बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, स्टील, पेंट्स, प्लास्टिक, सीमेंट और ऐसा स्कल्पचरल मटेरियल जो हैं, स्टेचूज हैं, मार्बल और लाइमस्टोन से बने हुए स्पेशली जो है वो इफेक्ट होते हैं, जैसा कि ताजमहल की कॉमन एग्जांपल दी जाती है। स्मोग, स्मोग पे भी डिटेल लेक्चर जो है गिवन है इसी चैनल पे, उसमें बताया गया रिड्यूसिंग, फोटोकेमिकल स्मोग, इनके डिफरेंट नेम्स वगैरह क्या होते हैं। स्मोक और फॉग जो है उसका कॉम्बिनेशन है। स्मोग दो तरह की होती है, रिड्यूसिंग स्मोग, इसमें ये याद रखिएगा हाई कंटेंट सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होती है, इसके कोल कंबस्शन मेन कॉज है। दूसरा फोटोकेमिकल स्मोग, इसमें ऑक्सीडेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस तरह के ओजोन है, इसका येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होता है, धुंध जिस तरह हम कहते हैं उस तरह से होती है। आजकल हर एक को स्मोक का आइडिया है क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो तब भी जो है पाकिस्तान काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अनप्लेजेंट ऑर्डर है, मेन रिएक्टेंट्स जो इसके नाइट्रिक ऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जो येलो कलर फोटोकेमिकल स्मोक का होता है ये NO2 की वजह से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर जो है वो येलो, रेडिश ब्राउन, येलोइश सा होता है। कंडीशंस जो है रिक्वायर्ड वो है सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सनलाइट
और मूवमेंट ऑफ एयर कम हो। ये कंडीशंस हैं जो कि हमने एक ही लाइन में लिख दी हैं। एयर कम होगी, एयर की मूवमेंट, तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। अगर एयर मूवमेंट ज्यादा होती रहती है तो फिर जो है स्मोक नहीं बनती। ओवरऑल रिजल्ट जो है स्मोक का, आफ्टरनून में बिल्टअप होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, HNO3, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन वगैरह जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन आई इरिटेंट एंड टॉक्सिक टू प्लांट्स। ओजोन ऑल्दो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, 25 टू 28 किलोमीटर है और हमें यूवी रेज से बचाती है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन होगी तो वो पोल्यूटेंट होगी। यहाँ पे एज अ पोल्यूटेंट कहा गया है। गैस है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, 25 टू 28 किलोमीटर हाइट है, याद होनी चाहिए ये बात। स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यूवी को फिल्टर करती है। इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। नॉर्मली जो है वो 350 डॉप्सन यूनिट जो है वो नॉर्मल ओवरहेड ओजोन की है। 1970 में जो है ओजोन होल जो है उसके बारे में वो उसको डिस्कवर किया गया या उनके बारे में स्टडी हुई, और 1980s में जो है वो प्रॉपर जो है उनके बारे में कहा गया कि 50% जो अंटार्कटिक रीजन पे वो होल है ओजोन का। ट्रॉपिकल रीजन में प्रोड्यूस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और फिर जो है वो पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन अंटार्कटिक वगैरह जिस तरह रीजन जो है, इट डैमेजेस आईज, एस्थमा प्रोड्यूस करती है, सांस की बीमारियां, लंग्स की इलास्टिसिटी को कम कर देती है, कफ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है। ये तकरीबन जो है ना एयर पोल्यूशन की जो इफेक्ट्स हैं, डैमेजेस हैं, वो तकरीबन ये सारे सेम हैं। इट अटैक्स रबर, पेंट, फैब्रिक डाई, इस तरह ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में। द अमाउंट ऑफ ओजोन इज लेस इन रीजन क्लोजर टू द इक्वेटर, और इट डिप्लीट्स सब्सटेंशियली इन एवरी ईयर। सितंबर से नवंबर तक इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात है, क्लोराइड फ्री रेडिकल 100,000 या 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय। एयर पोल्यूशन के बाद नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों पोल्यूट हो सकता है। मेन इसके सोर्सेज हैं लाइव स्टॉक वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट जो है, वो ग्राउंड वाटर में भी सीपेज हो सकती है उसकी कुछ ना कुछ, और जो है जब रिवर्स और स्ट्रीम में डिस्चार्ज किया जाता है उसमें बैक्टीरियल और केमिकल कंटेंट्स होते हैं जो इन्फेक्टियस डिजीजेस वगैरह, डायसेंट्री, वाटर बॉर्न डिजीज हैं ये, टाइफाइड और हेपाटाइटिस वगैरह। ऑयल स्पिलेज जो है एक बड़ा सोर्स है। ऑयल स्पिलेज जो है वाटर पोल्यूशन का सोर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑयल की ये एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है कि जब ये वाटर के ऊपर आएगा या वाटर में मिक्सअप होगा तो वाटर के ऊपर एक बारीक लेयर बना लेगा। इसलिए थोड़ा सा ऑयल भी जो है पानी के ऊपर एक बहुत ज्यादा जगह पे फैल जाएगा, क्योंकि जब ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है टैंकर से या सीज में, पाइपलाइंस भी गुजरती हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है शिप्स हैं वो लेके जाते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत लीकेज से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक अगर होंगे हाइड्रोकार्बन, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। और मैरीन ऑर्गेनिज्म जो है लोअर एरोमेटिक से, जो कि थोड़े बहुत सोलेबल होते हैं वाटर में, उससे इफेक्ट होते हैं। जब ऊपर वाटर की लेयर आ जाती है, लाइट ट्रांसमिशन इफेक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में वो कम हो जाती है। थर्ड सोर्स है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स जो है हमें फायदा तो देते हैं, लेकिन इस जो है वाटर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। और जी, डिटर्जेंट कंटेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर मोबिलाइज द बाउंड टॉक्सिक आयन ऑफ हैवी मेटल्स, ये याद रखिएगा। सेडिमेंट्स में जो टॉक्सिक मेटल्स जो है वो बाउंड होते हैं, चूंकि डिटर्जेंट जो है वो सरफेस टेंशन कम कर देता है। जिस तरह मैल को, मट्टी को कपड़ों से उतारता है, उस तरह भी बाउंड मट्टी मैल को, उसी तरह ही ये जो मेटल्स हैं उनको भी उतार देता है, उनको भी जहाँ पे बाउंड हुए हैं सेडिमेंट्स में, मट्टी में, सॉइल में, उनमें से भी हैवी मेटल्स को अलग कर देता है, जो कि वाटर में जाते हैं तो प्रॉब्लम। उसके अलावा पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड्स जो हैं अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल करने के लिए, नॉर्मली 10,000 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं।
ये पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड्स आती हैं जो इंसेक्ट्स को किल करती हैं, हर्बिसाइड्स हैं जो अनवांटेड जड़ी बूटियां, अनवांटेड प्लांट्स को किल करती हैं, फंजीसाइड्स हैं जो फंगस वगैरह को किल करती हैं। पेस्टिसाइड के कुछ फायदे भी हैं। इन्होंने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म किए हैं जो कि मलेरिया, येलो फीवर, बुबोनिक प्लेग और स्लीपिंग सिकनेस काज करते थे। ये इसका फायदा है किसी हद तक। लेकिन जो है अब हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं एनिमल और प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स को। लो मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वाटर में जब वो डिसॉल्व होते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक है और उनका कोई सेफ लेवल नहीं है। ये थोड़े से भी इंजेस्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो नॉजिया क्रिएट करता है, डिजीनेस, ट्रिमर्स और ब्लाइंडनेस। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट अफ्लुएंट। फिनिश प्रोडक्ट्स तो हमारे बड़े अच्छा लगता है हमें, जो हम इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट लेते हैं इतनी ज्यादा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट अफ्लुएंट्स हैं, हीट, स्मोक, सॉलिड वेस्ट, वाटर अफ्लुएंट्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉक्सिक हो सकते हैं, ऑयल, ग्रीसेस, मिनरल एसिड्स, ये मेटल्स हो सकते हैं। इसके अलावा लेदर टेनरीज जो है वो बड़ा सोर्स है, याद रखिएगा, ये पहले भी कहीं पूछा जा सका है कि क्रोमियम 6 सॉल्ट जो है ये टॉक्सिक होता है। तो क्रोमियम 6 सॉल्ट यूज किए जाते हैं तो जो है उसके बाद जो है उसके अलावा जो है क्रोमियम 6 को जब प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में तो वो जो है वो सेफ होता है। तो क्रोमियम 6 जो है वो टॉक्सिक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको डिसॉल्व ऑक्सीजन डीओ, वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4 to 8 ppm होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो भी पोल्यूशन होगी, इससे कम होगी तो भी पोल्यूशन होगी। नेक्स्ट है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है कि वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के दौरान ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो होगा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगी 5 दिनों में, 5 डेज में। तो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी इसे कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके लिए सील्ड वाटर सैंपल को डार्क में रखा जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और जो है ऑक्सीजन कंज्यूम वो मेजर कर ली जाती है। सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें वाटर को डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन कह लेते हैं हम। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? एरेशन से हवा गुजारेंगे तो उसमें वाटर में जो डिसॉल्व गैसेस वगैरह होंगी वो उसमें से निकल जाती हैं, H2S वगैरह उससे। और उसके अलावा वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बेटर होता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल जो रिमूव किए जा सकते हैं एक्टिवेटेड कार्बन से पास करके, एक्टिवेटेड कार्बन जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। एयर में ऑक्सीजन से Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होंगे जो कि इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी, जिलेटिनस पीपीटी बना देंगे। नेक्स्ट है दूसरा है कोएगुलेशन। सस्पेंडेड या क्लाइडल पार्टिकल जो हैं, सस्पेंडेड या क्लाइडल पार्टिकल जो हैं वो जो नजर नहीं भी आते उन वो कोएगुलेट कर सकते हैं, पीपीटी आउट कर सकते हैं, सॉलिडिफाई करके नीचे सेटल डाउन करवा सकते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट या एलएम यूज करके। ये फार्मूला है और इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जेलेटिनस पीपीटी, जेली टाइप पीपीटी होते हैं जो बाकी पार्टिकल इसके ऊपर जो है वो जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा फेरिक सॉल्ट्स जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं कोएगुलेंट्स, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि Fe2O3 जो है वो इनसॉल्युबल होता है, वो भी बनता है 3 से 13 की pH रेंज में। और कोएगुलेशन से 80% से ज्यादा जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो हैं वाटर में, हार्ड वाटर में, वो भी ट्रीट किया जाता है इसी। क्लोरीनेशन से, क्लोरीनेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, पैथोजेंस को ये किल करता है, वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड, कोलरा वगैरह खत्म करता है। इसमें बनता क्या है कि HOCl मेन जो है डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। इट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय पासिंग थ्रू देयर मेम्ब्रेन। Cl जो फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल जब बनेगा तो फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे।
HOCl जनरेट कैसे होगा? जब Cl2 क्लोरीन या क्लोरीन के अलावा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो हैं ये सब्सटेंसेस जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, उसके अलावा नीचे गिवन है ओजोन और ClO2। ये जो हैं ये सारे जो हैं डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं। क्लोरीन से डिसइंफेक्शन का फायदा ये कि इनएक्सपेंसिव है, ये फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे। लेकिन इसका नुकसान जो है, प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती है कि HOCl है, अगर वाटर में अमोनिया वगैरह प्रेजेंट है या ऐसे कंपाउंड हैं तो HOCl उनसे रिएक्ट करके NH3 प्लस HOCl क्लोरामाइंस बनाता है, अमोनिया के डेरिवेटिव बनाता है। ये पावरफुल आई इरिटेंट्स हैं। इसके अलावा अगर फिनोल प्रेजेंट होंगे तो क्लोरीनेटेड फिनोल्स बन सकते हैं, उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जब HOCl ऑर्गेनिक मैटर जो डिसॉल्व है, ह्यूमिक एसिड बनता है, और डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जब वाटर में होता है तो ह्यूमिक एसिड बनता है जो कि HOCl से रिएक्ट करके CHCl3 बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म लीवर कार्सिनोजेनिक है और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में भी जो है नेगेटिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लास्ट वन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट को डंप करना, एक तो ये पुरानी रूटीन है कि रिवर्स में, सीज में डंप कर दिया जाता है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस है, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, वो लैंडफिल है। लैंडफिल होती है वो खाली जगह है, होल है या खाली जगह पड़ी हुई है, वहां पे कूड़ा म्यूनिसिपैलिटी वाले फेंकते जाते हैं और उसके बाद उसको ऊपर सॉइल या क्ले उसके ऊपर डाल के उसको कवर कर दिया जाता है, तो उसमें वो गल सड़ जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो डिकम्पोज नहीं हो सकती। तो उसके लिए आगे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। इसमें लीचेट हो सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कंटेमिनेट हो सकते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, एसिटिक एसिड, टॉलुइन, डाइक्लोरोमीथेन, ये सारे जो हैं सॉइल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। गैसेस प्रोड्यूस कर सकती हैं, मीथेन, अमोनिया, H2S, नाइट्रोजन वगैरह। नाइट्रोजन तो खैर इतना ज्यादा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करते क्या है, इंसनरेशन यानी कि उसे बर्न करते हैं। इंसनरेशन है कि उसे क्लोज करके उसे बर्न किया जाता है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लोज करना जरूरी नहीं है इसमें। तो इससे वॉल्यूम जो है वो 2/3 यानी कि वॉल्यूम एक हिस्सा रह जाता है, दो हिस्से खत्म हो जाता है। 2/3 का मतलब है वॉल्यूम इतना 2/3 का रिड्यूस हो गया, यानी कि 67% रिड्यूस हो गया, 33% जस्ट रह गया। इसके फायदे भी लिए जा सकते हैं कि हीट ऑफ कंबस्टन है, उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी इसमें डिस्पोज ऑफ किया जाता है और जो है इसके अलावा इंसनरेशन उसकी भी की जाती है। किल में, भट्टियों में 50 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऐश है, लिक्विड या गैसेस जो हैं वो दूसरे चेंबर में से पास करते हैं। पहले लो टेम्परेचर होता है, फिर हाई टेम्परेचर होता है, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो गैसेस होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट करने के टाइम में समटाइम कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। गैसेस को फिर जो है कूल करते हैं 950 से 1000 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड कम करके, उसमें से वाटर जो है वो पास करते हैं और जो है उन गैसेस को स्क्रबर में से पास करते हैं, जो कि पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकुलेट और एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को एलिमिनेट कर देता है। ऐश और वेस्ट रेजिड्यू जो है वो डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं लैंडफिल में, वहीं पे। इसमें वॉल्यूम तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन क्लीन प्रोसेस नहीं है, इसका ये प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन जो है डेफिनेट बात है, धुआं जब प्रोड्यूस होगा तो और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा स्मोक स्टैक्स जो हैं, चिमनियां जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो प्रोड्यूस करते हैं, उससे एसिड रेन होती है। हैवी मेटल जो है वो डिस्चार्ज किए जाते हैं। लास्ट पे है कि इस पोल्यूशन से बचा कैसे जा सकता है। पोल्यूशन को खत्म करना बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है, इसको कम करना ही पॉसिबल है। तो उसके लिए 3R टेक्नोलॉजी यूज होती थी, 3R टेक्निक्स, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कह रहा हूं। रिड्यूस, कि चीजों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, मतलब हम कोई गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां कम से कम यूज करें,
अनवांटेड जो है फ्यूल बर्निंग ना करें, अनवांटेड पंखे लाइट्स ना चलती रहें, जो है पानी ना हमारा चलता रहे, ताकि उसमें फिर भी होगा कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा। रीयूज, उन्हें बार बार यूज किया जाए, और अगर बार बार यूज करने के काबिल ना रहे तो उन्हें फिर रिसाइकल करें। ये 3R थे पहले, एनवायरमेंट के 3R। अब 4th R भी इसमें है, 4R के रिकवर कर लिया जाए, रीन्यू कर लिया जाए। रिसाइकल और रिकवर में डिफरेंस है। रिसाइकल है कि उसी चीजों को दोबारा दोबारा रीयूजेबल बनाया जाए। रिकवर है रीन्यू, कि अगर वो रिसाइकल होने के काबिल नहीं है तो उसे किसी दूसरे, उसमें से कोई और कंपाउंड या सब्सटेंसेस रिकवर कर लिए जाएं जो कि यूजफुल हों। तो इसमें एनर्जी, रॉ मटेरियल दोनों बचते हैं। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एल्यूमिनियम है, इस तरह का एरो बना होता है रिसाइकल एबल चीजों के, जो है बॉटल्स वगैरह जो होती हैं इस तरह। ठीक है। द लार्जेस्ट आइटम जो है प्लास्टिक और ग्लास के अलावा ये भी यूज होते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो रिसाइकल पेपर पे ही बना होता है बार बार, और उसको जो है, लेकिन इसके रिसाइकलिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि क्लोरीन वगैरह जो है रिलीज होती है, ब्लीचिंग एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं जो कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग में थोड़े कम यूज होते हैं। वाइटनेस को ज्यादा करने के लिए इसमें थोड़ा सा नई वर्जिन न्यूज़पेपर, नया पेपर इसमें ऐड करते हैं, ब्लेंड करते हैं, जो कि कम यूज हुआ हो। इसमें जो याद रखने वाली बात है कि रिसाइकल कर सकते हैं 5 दफा न्यूज़पेपर को। इसके अलावा डीपॉलीमराइजेशन है, रीप्रोसेसिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज कर सकते हैं। पेट है, पॉलीथालीन टेरेफ्थालेट, ये है, डीपॉलीमराइज कर सकते हैं, दोबारा मोनोमर बनेंगे, दोबारा यूज कर सकेंगे, और पॉलीथीन को क्रैक कर सकेंगे। मोनोमर्स उससे बनते हैं, उन मोनोमर्स को लुब्रिकेंट्स में या किसी और जो है कंपाउंड्स बनाने में, प्लास्टिक शॉपिंग बैग, टॉयज वगैरह बनाने में भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन ये कंप्लीट जो है चैप्टर है, और इससे ज़्यादा कंसाइज आई थिंक पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।